बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग अपना टाइम टेबल सेट कर चुके होंगे और अब लर्निंग की तरफ एक भरपूर तरीके से आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होंगे। आप लोग बच्चों प्लीज़ बायोलॉजी को और तमाम दूसरे सब्जेक्ट्स को जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं साथ साथ याद भी करना है। बुक्स खोल के आगे रखा करें जब हम आपको बता रहे होते हैं और उन तमाम डेफिनेशंस को मार्क किया करें, उन क्वेश्चंस को नोट किया करें जो बातें आपको इस वक्त बताई जा रही होती हैं। ठीक है, तो आज हम सेकेंड चैप्टर बायो का स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड? साइंस जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, साइंस इज़ द स्टडी, सिस्टमाइज्ड स्टडी, एक सिस्टम के साथ चलने वाली स्टडी है जिसमें कि हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं। इसकी स्टडी में सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस बनाई जाती हैं और फिर उसके बाद उन्हीं ऑब्जर्वेशंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के साथ हम उससे अगर वो एक्सपेरिमेंट्स प्रूव करते हैं उन फैक्ट्स को, तो उनसे कंक्लूजन्स ड्रॉ की जाती हैं। कंक्लूजन से हम बेहतर तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर को समझ सकते हैं। इस चैप्टर के स्टार्ट में भी डियर स्टूडेंट्स साइंस की डेफिनेशन ही गिवन है, तो आप चाहे तो कुछ एक दो वर्ड्स स्टेटमेंट चेंज है, तो आप चाहे तो वो प्रीवियस चैप्टर वाली डेफिनेशन भी एज इट इज़ ही यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली 3 स्टेप्स है। साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, experiments are done and logical conclusions are drawn in order to understand the principles of nature. नेचर को समझने के लिए हम ये सब काम करते हैं। साइंस या बायोलॉजिकल मेथड। अब नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल मेथड। ये क्या है? इसके ज़रिए से हम बहुत सारे बायोलॉजी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इट्स अ साइंटिफिक मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड है जिसके ज़रिए से हम इट्स अ साइंटिफिक मेथड बाय विच वी कैन सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसके ज़रिए से हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी साइंटिफिक मेथड जिसके ज़रिए से हम कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। इंसान ने ये बायोलॉजिकल मेथड कब से यूज़ करना शुरू किया? कहते हैं कि इंसान जो है गार में जब रहता था तब ही वो एक बायोलॉजिस्ट था। बायोलॉजिस्ट, यू नो वेरी वेल अबाउट बायोलॉजिस्ट वो है जो प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करता है। तो गार में रहते हुए वो प्लांट्स और एनिमल की स्टडी कैसे कर रहा था? आपको पता है कि जब गार में था तो उसको बेहतरीन फूड चाहिए थी। वो इंसान जो था जानवरों का शिकार करता था, हंटिंग करता था और उसका मीट खाता था एनिमल्स का। तो जितना बेहतरीन तरीके से वो हंट कर सकता था उतने ही बेहतर तरीके से वो एनिमल्स को कैप्चर कर सकता था। हंटिंग के टूल्स उसको पता होने चाहिए थे, कौन से एनिमल्स को किस तरह से ग्रिप करना है, कहाँ से पकड़ना है और कैसे उनको यूज़ करना है, ये उसको पता होता तो वो हंटिंग कर सकता था। दूसरी तरफ बहुत सारे प्लांट्स उस वक्त इंसान की सराउंडिंग में थे और सारे के सारे प्लांट्स तो नहीं खाए जा सकते। कुछ प्लांट्स एडिबल होते हैं, खाए जाने वाले होते हैं, और कुछ नॉन एडिबल होते हैं जिनको कि नहीं खाया जा सकता। तो जितना ज़्यादा इंसान उस वक्त एडिबल और नॉन एडिबल प्लांट्स के बारे में फेमिलियर होता चला गया, उतना ही उसके लिए फूड की सर्च जो है वो आसान हो गई।
सो मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट। इंसान हमेशा से बायोलॉजिस्ट रहा है। किस तरह से? कि जितना ज़्यादा अच्छा वो हंटिंग कर सकता था उतनी ही अच्छी उसके पास एनिमल फूड आ जाएगी, मीट मिल जाएगा उसको, और जितनी अच्छी वो डिस्टिंक्शन कर सकता था एडिबल और नॉन एडिबल प्लांट्स के दरमियान में, फ्रूट प्लांट्स कौन से हैं और कौन से उसको फ़ायदा दे सकते हैं, किन से ज़्यादा वो डिलीशियस फूड ले सकता है, ज़्यादा टेस्टी फूड ले सकता है, वो ज़्यादा प्लांट्स को इकट्ठा करने में कामयाब रहा। इस तरह से इंसान हमेशा से ही एक बायोलॉजिस्ट रहा है। अब बायोलॉजिकल मेथड की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। बायोलॉजिकल मेथड वो कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड और बायोलॉजिकल मेथड की इम्पोर्टेंस गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट से लेकर आज तक बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए से अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। बहुत से मसाइल को हल किया गया, जिसमें एनवायरमेंटल इश्यूज थे, हेल्थ इश्यूज थे, बहुत सारी डिजीज़ेस थी, अननोन थी, इंसान के लिए बहुत नुकसान पहुंचा रही थी, और उन डिजीज़ेस को इंसान ने ओवरकम किया बाय यूजिंग दिस बायोलॉजिकल मेथड। और उसके अलावा बहुत सारे और प्रॉब्लम्स थे, फूड शॉर्टेज थी, उस फूड शॉर्टेज के ऊपर भी ओवरकम कर लिया गया। इसी तरह एनवायरनमेंट में जो पोल्यूटेंट्स थे उनके ऊपर काम किया, और इसी तरह से आज तक बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जा रहा है इन्हीं मेथड्स को यूज़ करते हुए। तो बच्चों, बायोलॉजिकल मेथड के कुछ ख़ास स्टेप्स हैं, आज हम उन स्टेप्स को पढ़ेंगे। स्टेप्स फॉर अ बायोलॉजिकल मेथड, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं और उनमें हम क्या करेंगे। स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड। सबसे पहले मैं इनको स्टेप वाइज लिख लेती हूँ, फिर हम इनको डिस्कस भी करते हैं। फर्स्ट वन स्टेप है बच्चों रिकॉग्निशन ऑफ ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। दूसरा स्टेप है बच्चों ऑब्जर्वेशंस। थर्ड वन स्टेप है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। अब हम देखेंगे इनको कि ये कैसे बनते हैं। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। फोर्थ वन है डिडक्शंस। फिफ्थ वन है एक्सपेरिमेंटेशन। सिक्स्थ वन है समराइजेशन of results, and last one is reporting the results. Reporting of results. Here are 7 steps involved in solving a biological problem in biological method. बच्चों, ये MCQs में भी पूछे जाते हैं, how many steps are there in solving a biological problem। तो आपने याद रखना है, इसको हाईलाइट भी करना है। There are 7 steps। अब हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक बायोलॉजिकल मसले के बारे में पता कब चलता है, कैसे पता चलता है? हमारी सराउंडिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। समटाइम एक बायोलॉजिस्ट के माइंड में कोई बात खुद से आ जाती है कि ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह क्या है, और समटाइम ऐसा भी होता है कि उसके इर्द गिर्द मौजूद लोग भी उससे सवाल करते हैं, ये इस तरह क्यों हो रहा है या ये मसला क्या है। सो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन, एक ऐसा सवाल है, एक ऐसी क्यूरी है that is related to living organisms। एक ऐसा सवाल
जो कि ऑर्गेनिजम्स से रिलेट करता है और दैट रिलेटेड टू ऑर्गेनिजम्स which is asked by someone or comes in biologist mind by himself. हो सकता है कि उसके अपने जहन में ही वो सवाल आ जाता है और हो सकता है उसके सराउंडिंग में मौजूद उस बायोलॉजिस्ट के इर्द गिर्द मौजूद लोग भी उससे ये सवाल कर सकते हैं। तो दोबारा से देखिएगा, व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो उसमें हमने देखा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन, यहाँ पे आपने इसकी स्टेटमेंट को, इसकी डेफिनेशन को, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन को भी मार्क करना है। अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज ईदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पता चलता है तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से जैसे ही माइंड में आया तो इर्द गिर्द सराउंडिंग से इंफॉर्मेशंस इकट्ठी करनी शुरू कर दी और हर वो इंफॉर्मेशन जो 5 सेंसेस जिनको इकट्ठा करने में मदद देगी, that information will be named as observations. So we can say observations are made with 5 senses, senses of hearing, smell, taste, touch. ये सब senses जो भी हमें उस प्रॉब्लम से रिलेटेड बात बताती हैं, that are named as observations. अब हम यहाँ पे observations को देख लेते हैं कि observations जो हैं वो 2 तरह की होती हैं। Observations are of 2 types, qualitative observations and quantitative observations. Qualitative observations and quantitative observations. Qualitative observations as the name indicating, जिसमें हमें ऐसी observations पता चलती हैं which are only giving some observations but not in the fixed form, जिसमें हमें observations के बारे में हो सकता है वो ठीक हो लेकिन उसकी एक्यूरेसी नहीं होती है क्योंकि वो मेजरेबल नहीं होती हैं। जबकि दूसरी तरफ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मेजरेबल एंड वेरिएबल, इनवेरिएबल जो चेंज नहीं हो सकती हैं और उनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स, जिनको हम नंबर्स की सूरत में रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने पास स्टोर कर सकते हैं। They are named as quantitative observations. तो qualitative observations की मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। Qualitative observation की एग्जाम्पल फर्स्ट है, the freezing point of water is low, then boiling point of water. Boiling point पानी का ज़्यादा होता है और freezing point कम होता है। अभी इस ऑब्जर्वेशन में जो ये बात की जा रही है उसमें ये नहीं बताया जा रहा कि कितना कम है फ्रीजिंग पॉइंट और कितना ज़्यादा है, इसमें एक्यूरेसी नहीं है। बात सही है कि फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज lower than boiling point. अब दूसरी तरफ इसी एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में। तो उसमें इसी बात को इस तरह से कहा जा रहा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज
0 डिग्री सेल्सियस, 0, while the boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी आ गई है क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर की सूरत में बात की जा रही है, डिजिट्स की फॉर्म में। कितना टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरी तरफ आपने देखा उसमें भी बात को सही कहा जा रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट कम है और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में नंबर की फॉर्म में दिए जा रहे हैं और एक्यूरेट वैल्यू दी जा रही है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस while the boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस। अब एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में उन्होंने दी है, कहते हैं a liter of water is heavier than a liter of ethanol। अगर हम 1 लीटर पानी लेते हैं और 1 लीटर दूसरी तरफ एथेनॉल, अल्कोहल ले लेते हैं, अल्कोहल, एथेनॉल, और दोनों का वजन करके देखते हैं, वॉल्यूमेट्रिकली दोनों सेम है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, लेकिन जो मैस है दोनों का डिफरेंट है। अ लिटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लिटर ऑफ एथेनॉल, जबकि दूसरी तरफ वो कह रहे हैं अ लिटर ऑफ वाटर इज हैवियर then a liter of ethanol। A liter of water contain, अब दोनों का मैस नोट किया गया कि कितना है वजन दोनों का। A liter of water weighs, contain 1000 grams, 1000 ग्राम है उसके अंदर, उसका वजन 1 लीटर पानी का। while a liter of ethanol contain only 789 grams। इतना फर्क है। वॉल्यूम बच्चों दोनों का सेम था, लेकिन बात हो रही थी कि 1 लीटर पानी वजनी है और 1 लीटर एथेनॉल हल्का होता है। जब उन दोनों का वजन नोट किया गया तो डिफरेंस था, वाकई में डिफरेंस था कि अगर वो पानी 1 लीटर 1000 ग्राम्स वजन रखता है तो 1 लीटर जो अल्कोहल है वो सिर्फ 789 ग्राम्स थे। ये थी 2 एग्जाम्पल्स क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की। बच्चों मैंने आपको भी बताया कि ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस, ठीक है, जो हमें देख के, सुन के, टच करके या जो भी हमारी सराउंडिंग में इंफॉर्मेशंस इर्द गिर्द से पता चलती हैं, दे आर नेम्ड एज ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस रीडिंग से भी ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं, जो हम बुक्स पढ़ते हैं उससे भी जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती हैं that are named as observations। आप चार्ल्स डार्विन के बारे में सुना होगा आपने कि ये वो पर्सन है जिन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाई थी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। जब उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवानी थी तो बहुत सारे कंट्रीज़ में गए थे और समंदरी सफ़र किए थे, वॉयज किए थे और बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स की अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया था इन्होंने, और साथ ही साथ में अपने वक्त में मौजूद जितने भी नेचुरलिस्ट की बुक्स थी उनको भी स्टडी किया था। थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले ना सिर्फ उन्होंने अपनी सराउंडिंग्स, अपने डिफरेंट वॉइस से ऑब्जर्वेशंस इकट्ठी की थी, बल्कि उन्होंने नेचुरलिस्ट की बुक भी पढ़ी थी। सो रीडिंग ऑफ बुक इज ऑल्सो द टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये भी ऑब्जर्वेशंस ही में आ जाएगा। थर्ड स्टेप इज स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। व्हाट इज हाइपोथेसिस? अब हम देखते हैं हाइपोथेसिस। आपने देखा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से
नेक्स्ट स्टेप था ऑब्जर्वेशन का, और ऑब्जर्वेशन से नेक्स्ट स्टेप है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस का बनाना। हाइपोथेसिस क्या है? A tentative explanation of observation is known as tentative explanation of observation is named as hypothesis। ऑब्जर्वेशन से नेक्स्ट स्टेप है हाइपोथेसिस बनाने का, और ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन जो साइंटिफिक है, जो हकीकत के बहुत करीब है, जो हमें लग रहा है कि हो सकता है कि हम इसको आने वाले टाइम में एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं, जो लॉजिक्स के ज़्यादा करीब है, उस स्टेटमेंट को, उस ऑब्जर्वेशन को हम नाम दे देते हैं हाइपोथेसिस का। तो एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जो कि हकीकत से, सच्चाई के साथ एक्सप्लेन की जा रही है, दैट इज नेम्ड एज ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है बच्चों। एक डेफिनेशन तो ये है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, अ प्रोपोजिशन दैट माइट बी ट्रू, एक ऐसा ख्याल, a proposition that might be true, एक ऐसा ख्याल जो कि सच हो सकता है, that might be true, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। एक ऐसा ख्याल जो कि हकीकत हो सकता है, सच हो सकता है। अभी हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये बिल्कुल 100% ही कंफर्म है कि ये ठीक है। ये कैसे पता चलेगा कि ये ठीक है या गलत है? इसको हम आने वाले नेक्स्ट स्टेप से प्रूव करेंगे बाय यूजिंग सम एक्सपेरिमेंट्स। हम एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से इसको प्रूव करेंगे। लेकिन वो बात जो ऑब्जर्वेशन से ली गई है और हकीकत पर मबनी है, उसको हम नाम देंगे हाइपोथेसिस का। यहाँ पर हाइपोथेसिस के चंद एक कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाइपोथेसिस, कि कैसे होने चाहिए, हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाइपोथेसिस। सबसे पहला है, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, होना चाहिए, इसको एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, एक आम सी स्टेटमेंट होनी चाहिए। इट शुड बी सिंपल एज पॉसिबल, एज सिंपल एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सके उतनी ही उसको, उसके कैरेक्टर को सादा होना चाहिए। नेक्स्ट वन है, इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, अ टेंटेटिव आइडिया, एक टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टर था, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, इट शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल, it should be a tentative idea, agree with the available observations, it should be agree with available observations, इसको अवेलेबल ऑब्जर्वेशन से अग्री करना चाहिए। नेक्स्ट वन है, लास्ट वन, इट शुड बी टेस्टेबल, टेस्टेबल होना चाहिए, टेस्ट किए जाए, जिसके ऊपर, जिसको दोबारा चेक किया जा सके, एंड फॉल्सिफाइएबल, और अगर वो गलत साबित हो रहा है टेस्ट के जरिए से, तो हम उसको फॉल्सिफाई भी कर सके। फॉल्सिफाइएबल मीन्स कि हम उसको गलत करार भी दे सकते हैं। ये नहीं है कि वो सही
हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि उसको हकीकत के करीब रखें, वो सही हो, लेकिन अगर वो टेस्ट होने के बाद गलत साबित हो जाता है तो उसको हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, फॉल्सिफाई भी कर सकते हैं। बच्चों, ये 5 कैरेक्टर्स हैं एक अच्छा हाइपोथेसिस बनाने के। क्या क्या है? इट शुड बी, इसको होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि ये है, इसको होना चाहिए। इसके अंदर हमने फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड शुड बी यूज करके डाल दी है। इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, a hypothesis should be a general statement. It should as simple as possible. It should be a tentative idea. It should agree with available observations. And last one, it should be testable and potentially falsifiable. बच्चों, शॉर्ट में यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। What is hypothesis? Define hypothesis. हमारी बुक में 2 स्टेटमेंट्स दी हैं। A tentative explanation of observation is known as hypothesis. A proposition that might be true, एक ऐसा ख्याल जो सच साबित हो सकता है, उसको हम कहेंगे हाइपोथेसिस। और एक हाइपोथेसिस को बनाते हुए साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट रीजनिंग से चलते हैं, रीजंस देते हैं कि अगर ऐसा हो गया, अगर इस तरह से हो जाए, और उसको हकीकत के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये कैरेक्टर्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, आपकी बुक में उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, 5 पॉइंट्स आर गिवन। आप इनको मार्क भी करेंगे, अभी इसी टाइम पे मार्क कर लें। और क्वेश्चन आया करता है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। तो आपको ये सारे कैरेक्टर्स याद रखने हैं। क्या क्या हैं? इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, इट शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल, it should be a tentative idea, it should agree with available observations, the last one is testable, it should be testable and falsifiable. ये था हमारा थर्ड स्टेप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन का। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स डिडक्शंस, और ये सीक्वेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप चलने हैं। आपने भी इनको एज इट इज ही समझना है और याद करना है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से ऑब्जर्वेशंस इकट्ठी की गई और ऑब्जर्वेशंस जो टेंटेटिव थी उनको हमने हाइपोथेसिस का नाम दिया है। अब हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन से अगला स्टेप है डिडक्शंस का। डिडक्शंस क्या होती हैं? वो रिजल्ट्स जो हम उन तमाम हाइपोथेसिस से इकट्ठे कर लेते हैं। फाइनली हम कहते हैं कि अगर 10 हाइपोथेसिस हमारे पास हैं, 10 ऑब्जर्वेशन है, उसमें से 2 बातें हमने हाइपोथेसिस में ले आए हैं कि ये ज़्यादा फैक्ट्स मुझे लग रहे हैं या हमें लग रहे हैं, जिनको हम आगे एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। फिर उन 2 में से भी हम नेक्स्ट कुछ कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं, कंक्लूजन्स निकालते हैं। लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द हाइपोथेसिस इज नोन एज डिडक्शंस। वो तमाम लॉजिकल कंक्लूजन्स मीन कि एक हम रिजल्ट्स तो ऑब्वियसली हमें कब मिलेंगे? जब हम एक्सपेरिमेंट्स के साथ उसको प्रूव कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर हाइपोथेसिस बनाने के बाद भी आ रहे हैं, उसको हम नाम देंगे कंक्लूजन्स का। लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस इज नोन एज डिडक्शंस। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंट से पहले की बात है, हो सकता है ऐसा हो जाए और हो सकता है ना हो, इसलिए इस डिडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम 2 वर्ड्स को यूज़ करते हैं, इफ़ एंड देन लॉजिक्स को यूज़ करते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो फिर वैसा हो सकता है, ठीक है ना? क्योंकि अगर और ऐसे हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अभी भी हम इसके बारे में कंफर्म नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं इसकी डिडक्शन की एग्जांपल देना चाहूँ तो हम कहते हैं कि ऑल प्लांट सेल्स कंटेन न्यूक्लियस। तमाम प्लांट्स के सेल्स में न्यूक्लियस होता है। तो बायोलॉजिस्ट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक सेल को स्टडी करे और हर एक को कंफर्म करे एक्सपेरिमेंटली। तो उसके लिए वो ये टर्म, ये इफ एंड देन लॉजिक का सहारा लेगा। इफ आई स्टडी सम सेल्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द ग्रास, then I see
द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ दोज प्लांट्स। मैं जितने भी सेल्स में देखूंगी उन सब में न्यूक्लियस नजर आएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड मलेरिया से जब हम डिडक्शंस बनाते हैं, मलेरिया एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जब हम स्टडी करेंगे, इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम ही की वजह से मलेरिया होता है, देन ऑल द पर्सन्स इल विद मलेरिया शुड कंटेन प्लाज्मोडियम। तो वो तमाम पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। डिडक्शंस के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है बच्चों एक्सपेरिमेंटेशन का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जिसके बगैर हम सारे स्टेप्स कर रहे हैं लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे हैं तो हमारा वो सारे का सारा मेथड जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, उसको निगलेक्ट किया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और एक्सपेरिमेंट की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से कोई भी हाइपोथेसिस प्रूव भी हो सकता है और डिसप्रूव भी हो सकता है, गलत करार भी दिया जा सकता है। और एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे लेवल्स पे किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट को एक रिगरस टेस्टिंग का नाम दिया गया है, एक सख्त किस्म के पैमाने से गुजारा जाता है उस ऑब्जर्वेशन को, उन हाइपोथेसिस को, ताकि उसके अंदर अगर कोई गलत कॉन्सेप्ट है तो उसको मुकम्मल तौर पे गलत करार दे दिया जाए, और अगर वो हाइपोथेसिस प्रूव हो रहा है तो उसको नेक्स्ट टेस्टिंग के लिए फर्दर हम अगली प्रेडिक्शंस के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट किसी और ऑब्जर्वेशन के लिए हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि इस तरह हो सकता है, वैसे हो सकता है, उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट से वो बात भी हम प्रूव कर सकते हैं। बच्चों, बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स हमेशा दो ग्रुप्स में किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो दो ग्रुप्स में किए जाते हैं। वन ग्रुप इज नेम्ड एज कंट्रोल ग्रुप एंड द सेकेंड वन इज नेम्ड एज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। होता क्या है, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दोनों में एक्सपेरिमेंट का तरीक़ेकार बिल्कुल सेम होता है। एक चीज़ ऐसी होती है, कोई एक चीज़ जो वेरिएबल रखी जाती है जो दोनों की डिफरेंट होती है, उससे हमें इन दोनों एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स, जो एक्सपेरिमेंट के जो दोनों ग्रुप्स होते हैं, उनको कंपेयर करने में हेल्प मिलती है और उससे रिजल्ट्स को फाइनलाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। लाइक कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दो ग्रुप्स हैं। हम प्रीवियस क्लासेस में ये बात पढ़ चुके हैं, अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताने जा रही हूँ कि कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की क्या इंपॉर्टेंस है। बच्चों, कंट्रोल ग्रुप में और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मैंने जैसा कि आपको बता दिया है कि दोनों को एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है, लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है जो वेरिएबल होती है। तो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है कि ग्रीन प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सब पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और अगर उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी जाती है तो उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। यहाँ पर हम कंट्रोल ग्रुप में एक पॉटेड प्लांट लेंगे। कंट्रोल ग्रुप में हमने एक गमले समेत पौधा लिया, उसको सनलाइट में ओपन एयर में रख दिया, पानी भी दे दिया उसके अंदर, तो अब सारी कंडीशंस उसके लिए इजीली अवेलेबल हैं, वाटर अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेगा और सनलाइट भी मिल रही है, तो उस कंट्रोल ग्रुप वाले प्लांट को के अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने एक पॉटेड प्लांट लिया और एक ऐसी जगह पे रख दिया, उसको एक ऐसे रूम में रख दिया है जहाँ से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को एवैक्यूएट कर दिया है, उसको तमाम कंडीशंस अवेलेबल है अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी जाएगी। और 2-3 दिनों के बाद जब उसको टेस्ट किया जाएगा, उस प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई होगी, जो कि ये प्रूफ करेगी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
आपने देखा कंट्रोल ग्रुप में हमने वो प्लांट रखा जिसको हमने तमाम कंडीशंस के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड दी थी, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं की थी। तो जब उसमें फोटोसिंथेसिस हो गई, कंट्रोल ग्रुप वाले प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाना ये बात प्रूव कर रहा है कि उसमें फोटोसिंथेसिस हुई है क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिली है। जबकि दूसरी तरफ तमाम कंडीशंस अवेलेबल थी लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के ना होने की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। तो हम अपने एक्सपेरिमेंट को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इन दो ग्रुप्स के साथ कंपेयर करते हुए रिजल्ट्स को बता सकते हैं। ठीक है बेटे, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो चंद एक नहीं होते हैं कि 5-10 नहीं। जब भी बायोलॉजिस्ट कोई भी एनिमल्स के ऊपर या किसी भी प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट्स हंड्रेड्स के लेवल पे होते हैं, हंड्रेड्स एक्सपेरिमेंट होते हैं और इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स उन्होंने डिज़ाइन किए होते हैं, उन सब के रिजल्ट्स को फिर वो फाइंड आउट करते हैं। तो वो तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स हो जाते हैं। उन रिजल्ट्स को इकट्ठा करके बायोलॉजिस्ट स्टैट के डिफरेंट फार्मूलाज को यूज़ करते हुए उनसे फाइनल रिजल्ट निकालते हैं, सम अप करते हैं और फिर उसको क्या कहा जाता है, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। ये स्टैट के डिफरेंट फार्मूलाज ही हैं जो यहाँ पर इस लेवल पर यूज़ होंगे और उन रिजल्ट्स को सम अप तो करेंगे ही साथ में वो जो डाटा हमारे पास इकट्ठा हुआ होगा, इंफॉर्मेशंस जो भी एक्सपेरिमेंट से इकट्ठी हुई होंगी, उससे उसको एनालाइज करके हमें फर्दर एक कंक्लूजन निकालने में, एक रिजल्ट निकालने में भी हेल्प करेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, विच इज़ आफ्टर डन द एक्सपेरिमेंटेशन, राइट। लास्ट one step is named as reporting of results। रिपोर्ट कैसे की जाएगी? अब जैसे रिजल्ट्स हमने समराइज कर लिए हैं तो इसके रिपोर्ट करने के तरीके मुख्तलिफ हैं। एक स्टूडेंट जो होगा, बायोलॉजी स्टूडेंट या बायोलॉजिस्ट जो होगा, सबसे पहले अगर तो वो स्टूडेंट है तो वो अपनी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में होने वाले सेमिनार्स में और मीटिंग्स में अपने रिजल्ट्स को डिस्कस करेगा दूसरे बायोलॉजिस्ट के साथ, ताकि कंफर्म कर सके कि क्या उसने जो काम किया है वो सही है और दूसरे उसको उसी काम को लेकर आगे यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले वो सेमिनार्स में उसको डिस्कस करेगा, फिर साइंटिफिक जर्नल्स में उसको पब्लिश करवाएगा, साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश करवाएगा, मैगजीन्स में पब्लिश करवाएगा। पब्लिकेशन का ये फ़ायदा होता है कि दूर दराज के लोग भी अगर उसी टॉपिक के ऊपर उसी थीम के साथ रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो जो रिजल्ट्स उस बायोलॉजिस्ट ने फाइनल कर ली हैं उसको यूज़ करेगा, वो दूसरे लोग भी यूज़ करेंगे और उसको प्रूफ भी कर सकते हैं, फर्दर प्रूफ कर सकते हैं, फर्दर उससे मज़ीद नए ऑब्जर्वेशंस इकट्ठी करने में मदद मिल जाएगी और नई थेरीज बनाने में मदद मिल जाएगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जिसमें कि बायोलॉजिस्ट अपने रिजल्ट्स को सेमिनार्स में, मीटिंग्स में जो कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं उसमें डिस्कस करेगा, साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश करवाएगा और थीसिस की फॉर्म में अपने इकट्ठा करेगा ताकि और दूसरे लोगों को मैक्सिमम इन्फॉर्म करेगा। दिस इज़ नेम्ड एज रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये बायोलॉजिकल मेथड के बारे में पढ़ा है कि बायोलॉजिकल मेथड डिफरेंट स्टेप्स रखता है। तो आपने यहाँ पर अब जो डेफिनेशंस पढ़ ली हैं मैं उनको सबको समराइज़ करती हूँ और मार्क भी कर लीजिएगा प्लीज़ साथ साथ में। वैसे हमारे यूनिक नोट्स में ये तमाम डेफिनेशंस गिवन हैं, ठीक है, तो आपने इनको मार्क बुक पे भी कर लेना है ताकि जब आप लॉन्ग याद कर रहे हो तो आपके माइंड में हो कि इस टॉपिक में से शॉर्ट कौन कौन से हैं जो आपने नोट्स में से या बुक में से पढ़ने हैं, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन साइंस की थी, सेकेंड वन डेफिनेशन बायोलॉजिकल मेथड की है,
बायोलॉजिकल मेथड के साथ ही उन्होंने साइड बॉक्स में एक इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट इज मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट। आप उसके ऊपर क्वेश्चन लिख सकते हैं, हाउ मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट। ठीक है, हाउ मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट। तो इंसान हमेशा से बायोलॉजिस्ट कैसे रहा है, ये बात अब आपको पता चल गई है कि जितना अच्छा वो प्लांट्स को के बारे में इंफॉर्मेशन रखता होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स को इकट्ठा कर सकेगा, प्लांट्स को इकट्ठा कर सकेगा, और जितना ज़्यादा वो हंटिंग इंफॉर्मेशंस रखेगा कि कौन से जानवर को कहाँ से और किस तरह से कैप्चर करना है, वो ज़्यादा अच्छा मीट भी हासिल कर सकता था। इस तरह से इंसान अपने स्टार्ट से ही एक बायोलॉजिस्ट रहा है। इसके बाद हमने देखा 7 स्टेप्स हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप हमने डिस्कस भी किया। फर्स्ट वन वाज नेम्ड एज रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकंड वन ऑब्जर्वेशन, थर्ड वन है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, फोर्थ वन है बच्चों डिडक्शंस, फिफ्थ वन है एक्सपेरिमेंटेशन, सिक्स वन है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, सेवंथ वन है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। तो बच्चों कितने स्टेप्स हैं, ये एमसीक्यूज में बोर्ड में सेवरल टाइम पूछा जा चुका है। 7 स्टेप्स आर देयर, 7 स्टेप्स हैं, और ये शॉर्ट में इस तरह से भी आ चुका है, व्हाट इज अ बायोलॉजिकल मेथड, राइट इट्स डिफरेंट स्टेप्स। एक लाइन की इसकी डेफिनेशन है बायोलॉजिकल मेथड की, और ये 7 स्टेप्स, इनको आपने ये याद रखना है कि सीक्वेंस के साथ लिखना है। अगर आपने आगे पीछे कर दिए तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने इनको सीक्वेंस के साथ ही इन स्टेप को लिखना है। इसके बाद बेटे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन को आपने शॉर्ट के लिए याद करना है। ऑब्जर्वेशंस क्या है, व्हाट आर ऑब्जर्वेशंस, ये आपने डेफिनेशन याद करनी है। फिर इसके बाद आपने पढ़ा देखा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। ठीक है बच्चों, तो ये टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन भी शॉर्ट में पूछी जाती हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, ये भी आ सकता है, या विच ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट, कौन सी ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव वंस। हमने पढ़ा क्वांटिटेटिव को हम इन टर्म्स ऑफ नंबर रिकॉर्ड करते हैं और वो इनवेरिएबल होती हैं, इसलिए क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट। उसके साथ आप उनकी एग्जांपल्स भी याद रखेंगे। 2 एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन है और उसको बॉक्स में उन्होंने नीचे बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको भी एज एग्जांपल मार्क करेंगे। और इन्हीं ऑब्जर्वेशन के अंदर ही साइड बॉक्स गिवन है। हाँ, आप उस साइड बॉक्स के ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ डार्विन इंट्रोड्यूस्ड his theory of evolution। डार्विन ने अपनी theory of evolution को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया। How Darwin introduced his theory of evolution। तो उसने वॉयज किए थे और बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस इकट्ठी की थी, और साथ ही साथ में उसने अपने बहुत सारे दूसरे नेचुरलिस्ट की बुक्स की रीडिंग करके अपनी theory of evolution को इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, उसके बाद बेटे ऑब्जर्वेशन के बाद हमने हाइपोथेसिस पढ़ा। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में आपने हाइपोथेसिस की डेफिनेशंस पढ़ी हैं, 2 डेफिनेशंस हैं, और देन आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस पढ़े। 5 कैरेक्टर्स गिवन है, आप इसको भी मार्क करेंगे और इसको एज अ शॉर्ट याद करेंगे। वैसे ये सब पूरा टॉपिक बायोलॉजिकल मेथड जो है ये हमारा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी है, यहाँ पे मैं आपको एंड पे शॉर्ट बता रही हूँ। ठीक है, इट डज नॉट मीन कि आपने सिर्फ शॉर्ट याद करनी है, आपने लॉन्ग भी याद करना है। ठीक है, इसके बाद बेटे नेक्स्ट स्टेप था डिडक्शंस का। डिडक्शन शॉर्ट फॉर्म में ही उन्होंने ऑलरेडी समराइज फॉर्म में दिया है। इसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन में उन्होंने 2 पैराग्राफ्स दिए हैं। आप अगर व्हाट इज एक्सपेरिमेंटेशन शॉर्ट में आ जाता है तो वो लिखेंगे, और उससे अगले पेज पर बच्चों आपके दिया है उन्होंने देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो आपने यहाँ पर इन दोनों ग्रुप्स को का कंपैरिजन उन्होंने एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, इसको भी मार्क करेंगे, और उसके ऊपर उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंटेशन, आप इसको याद करेंगे। इसके बाद बेटे नेक्स्ट स्टेप था समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स का। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट शॉर्ट में पूछा जाता है, व्हाट इज समराइजेशन।
ऑफ रिजल्ट या हाउ रिजल्ट्स आर समराइज्ड, तो आप ये 2-3 लाइंस आपकी बुक में एक्सप्लेन की गई हैं, इसको लिखेंगे कि हम जितना भी डाटा इकट्ठा किया होता है उसको समराइज करते हैं यूजिंग स्टैटिस्टिकल फार्मूला, स्टैट के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम उनको समराइज करते हैं, और सम टाइम जो डाटा इकट्ठा किया होता है उसको एनालाइज भी कर लेते हैं बाय दीज फार्मूलाज। इसके बाद लास्ट स्टेप है रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स, ये भी शॉर्ट में आ चुका है। व्हाट इज़ रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स, तो आप इसको भी शॉर्ट में भी लिखेंगे, ठीक है। आई होप कि अब आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे।